पिछली बार ठीक है, मेरी भूल हुई थी, चुनाव लड़ना चाहिए था मुझे। चाहे मैं आज़ाद लड़ता तो ये आराम से जीत सकता था। नफे सिंह राठी का कत्ल हुआ है, वो एक साधारण कत्ल नहीं है। इससे पहले कोई राजनीतिक मर्डर हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ था। प्रोफेसर संपत सिंह और दूसरे रामपाल माजरा कि ये दोनों बड़े नेता जो हैं वो वापस इनेलो में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं चली थी। अभय सिंह से बात भी हुई थी टेलीफोन पर, और चौटाला जी भी पिछले दिनों में मिले थे मुझे यहाँ एक शोक सभा में, और वैसे भी उस दिन मैं गया था तब वहाँ भी मिले थे। लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं और 10 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। इस वक्त मेरे साथ पूर्व में रहे मंत्री और कई बार के विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह जी है। और मैं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो जिस प्रकार कांग्रेस ने हर लोकसभा के हिसाब से जो प्रभारी नियुक्त किए थे, तो प्रोफेसर साहब की जो जिम्मेदारी है वो सिरसा की है, यानी कि सिरसा लोकसभा के कांग्रेस के प्रभारी हैं। तो प्रोफेसर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जी सर, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं जैसा मैंने कहा, और अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के नाम भी जो है लगभग पैनल एक उनका तैयार कर लिया गया है, फाइनल कर लिया गया है। और आपकी अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो आपकी जिम्मेदारी जो है वो सिरसा की है। सिरसा आप कई बार गए, फतेहाबाद गए, मीटिंग आपने की। और अगर मैं आवेदनों की बात करूं कि जो जो लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक है सिरसा से, तो 40 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई भी किया है। तो कैसे देखते हैं आप कांग्रेस की किस तरीके की तैयारी है? सबसे पहले तो हमें खुशी होती है इस बात की कि 42 लोगों ने सिरसा से कैंडिडेट बनने के लिए अपना रिक्वेस्ट पत्र दिया है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ उनको जान महसूस होती है पार्टी के अंदर, क्योंकि जीतने वाली पार्टी होती है उसी के लिए कैंडिडेट ज़्यादा बनते हैं। हर कोई प्रयास करता है कि मेरी बात बन जाए, पार्टी जीतती है। पार्लियामेंट चुनाव के अंदर ज़्यादातर पार्टी का रोल होता है और दूसरे नंबर पर कैंडिडेट का रोल होता है। तो लगभग 42 जो है नाम आए थे, और मैंने 42 का सबकी अच्छी तरह स्क्रूटनी करके और अपने तौर पर भी लोगों से बात करके भी, जी कांग्रेस की हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग थी, दिल्ली बुलाई गई थी, जी और हर कोऑर्डिनेटर को अलग अलग बुला रहे थे। उस टाइम जो थे हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, और साथ के अंदर जो है जो कमेटी मेंबर थे वो भी थे, और प्रदेश की तरफ से हमारे सीएलपी के लीडर हुड्डा साहब जी और पार्टी के प्रधान उदयभान जी थे। उनके सामने मैंने जो बायोडाटा मेरे हिसाब से ठीक लगे उनका वर्णन कर दिया, मैंने सामने उनके बता दिया, और उनकी डिटेल भी बता दी। जी मुझे उम्मीद है कि इसी हफ्ता के अंदर जो है ना नामों की घोषणा हो सकती है। बिल्कुल सर, आपने प्रक्रिया बताई क्योंकि समय बहुत कम है लोकसभा चुनाव का। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कांग्रेस की, और कांग्रेस की 10 सीटों की लोकसभा की, और जो जो उम्मीदवार लड़ना चाहते हैं चुनाव कहीं ना कहीं पार्टी के लिए, आवेदन जो जो आए हैं, लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है मेरा कि चाहे हम सिरसा की बात करें, हिसार की, रोहतक, कोई भी बात करें, कहीं ना कहीं जो लोग जिन बड़े नेताओं के लिए क्यास लगाते हैं, सिरसा का हम उदाहरण ले सकते हैं कुमारी सैलजा, इस तरह के जो बड़े नेता है जहाँ जहाँ के पहले या तो सांसद रहे हैं या फिर वो बड़े नेता है वहाँ के, उन लोगों ने कहीं ना कहीं आवेदन जो है उसके लिए कोई अप्लाई नहीं किया। और ऐन वक्त पर क्या होता है, पार्टी कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को चुनावी मैदान में उतारती है। ऐसा है, कुछ लोगों का स्टेटस इतना ऊंचा हो चुका है कि पार्टी को भी उनकी ज़रूरत होती है और उनको पार्टी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे नाम भी डिस्कस किए गए थे उस टाइम में, आपने ठीक किया, याद करवा दिया जी कि जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था उन नामों पर भी डिस्कशन हुई थी हर पार्लियामेंट्री हल्के के अंदर भी। और पैनल जो गया है, मुझे लगता है उस पैनल के अंदर जो है जो एप्लीकेंट नहीं थे उनके नाम भी गए हैं। जी क्योंकि देखिए पार्टी के अंदर जो मेंबर हैं उसको पार्टी जानती है कि ये इस सीट को ज़्यादा बेटर तरीके से निकाल सकता है। तो बड़े नेताओं के नाम उस स्क्रीनिंग कमेटी ने मंजूर करके उन्होंने भेजे भी हैं, और उन पर चर्चा भी होगी। और प्रयास ये रहेगा कांग्रेस पार्टी का कि सामने वाली जो पार्टी है वो बहुत ही मतलब एक शातिर दिमाग उनका है,
कुछ भी कर सकते हैं वो। इसलिए उनके सामने बहुत सोच समझ के जो है उम्मीदवार उतारे जाएंगे। हाँ, जनता में माहौल बहुत बढ़िया है। सारे लोग जो है भाजपा सरकार को कोस रहे हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, व्यापारी है, जवान है, पहलवान है, हर आदमी जो है परेशान हो चुका है, कर्मचारी है। हरियाणा प्रदेश पिछले कई सालों से 9 सालों से एक धरनों का प्रदेश बन गया है, प्रदर्शन का प्रदेश बन गया है। तो इस तरह आज जो नौजवान हैं बहुत परेशान है। और कईयों को क्या किया है कि ये एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाई है, उसमें तो शोषण हो रहा है युवाओं का। लोग कहते हैं मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस दिया था और एक नया था जिसका एक्सपीरियंस नहीं था मेरे साथ का, वो तो लग गया और मैं रह गया। इसका मतलब जो कौशल रोजगार निगम है वो भी एक कहीं न कहीं एक शोषण करने वाली बात है नौजवानों को। और बाकी जो सरकारी नौकरी है, एक नौकरी की जगह उसमें 4 रखते हैं ताकि चारों को तनख्वाह 15-15 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये दे दें। तो इससे फालतू और उनका शोषण क्या होगा। यही ठीक कहा आपने। ये तमाम लोग, तमाम वर्ग कहीं ना कहीं सरकार से परेशान है, सड़कों पर है, समय समय पर अलग अलग वर्ग के लोगों के प्रदर्शन भी चलते हैं, कर्मचारियों के। लेकिन सर, जैसा आपने कहा कि माहौल कांग्रेस का है, लेकिन बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं, जैसे इन्होंने भारत विकसित संकल्प यात्रा पीछे निकाली और मोदी की गारंटी ये बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है वो 400 पार होने वाली है, और नारे दे रहे हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। ये तो इतने निश्चित है कहीं ना कहीं सरकार को लेकर। ये ठीक है बात आपकी, ये प्रचार करने में माहिर हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इनकी मदद कर रहा है और भी लोग मदद कर रहे हैं इनके प्रचार के अंदर। उससे क्या होता है, इनका मतलब यही है कि मानसिक तौर पर एक आदमी को बीमार कर दो आप, बार बार वही चीज़ फेंके जाओ, वही चीज़ फेंके जाओ। जैसे पिछली बार इन्होंने 75 पार का कर दिया था। 75 पार करने से कांग्रेस पार्टी पर उसका बहुत बुरा असर पड़ा था, और बुरा असर, इतना बुरा असर पड़ा था कि कांग्रेस पार्टी की टिकटों को बड़े नेताओं ने एक किस्म का कोटा सिस्टम में बांट दिया और परवाह ही नहीं की। और रिजल्ट देखा बाद में, तब उनको अंदाज़ा हुआ कि तुम तो सरकार बना सकते थे, पहले अंदाज़ा ही नहीं था। मेरे जैसे आदमी को शिकार होना पड़ा टिकट ना मिलने का, जिस आदमी ने राजनीति 1980 में चुनावी राजनीति शुरू करी थी और कभी बिना चुनाव के नहीं रहा। पिछला एक ऐसा चुनाव था जहां मुझे बिना चुनाव के रहना पड़ा है। तो इस तरह की बात आप जो कह रहे हो वो ठीक है। इस बार कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि सतर्क है, क्योंकि पिछली बार धोखा खा चुके हैं, इस बार ये धोखा नहीं खाएंगे। और ये भी फैसला कर लिया कि उनको जवाब हम डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव होकर उनको जवाब जो है हम देंगे। और मौका आएगा तो लोग भी जो है ना काफ़ी उत्साहित हैं। लोगों को भी महसूस हो रहा है कि गलती करके इनको इतनी सीटें दे दी और इनकी सरकार और ठीक कहा आपने कि कांग्रेस कहने के जिस तरीके से तैयार है, और इसकी झलक कहीं ना कहीं जो हरियाणा विधानसभा का सत्र हाल ही में गया है उसमें भी देखने को मिली। खास तौर पर अगर मैं कानून व्यवस्था की बात करूं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, जिस तरीके से कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके भी पुराने साथी रहे और आपकी पुरानी पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष थे नरपे सिंह राठी, उनका सरेआम जिस तरीके से मर्डर हुआ, उनकी हत्या हुई, विधानसभा में मामला उठा, और लगातार अब भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके परिवार के लोगों को फ़ोन पर धमकियां मिल रही मारने की, सुरक्षा कई बार उन्हें मांगी तो नहीं दी गई, आपके भी वो कहीं ना कहीं करीबी थे, कैसे देखते हैं? देखिए, जो नरपे सिंह राठी का कत्ल हुआ है वो एक साधारण कत्ल नहीं है। नरपे सिंह राठी 2 बार एमएलए रह चुके हैं, म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और आज जो है इनेलो के प्रदेश के अध्यक्ष थे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। और जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई, सरेआम दिन में सड़क पर, और वो भी बदमाश आए और मार के चले गए, तो ये बहुत ही बड़ी एक लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। मतलब ये जनाजा निकल गया सरकार का। हरियाणा में पहली बड़ी राजनीति, इससे पहले कोई राजनीतिक मर्डर हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ था। ये राजनीतिक कत्ल पहला और बहुत बड़ा कत्ल जो है ना ये है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, मतलब जो हम कहते हैं अपराध और भ्रष्टाचार, दोनों ही चरम सीमा पर है। अब ये लोग कहते हैं कि इनके जो लोग पैसे लेने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि आजकल हमारे पर थोड़ी सख्ताई ज़्यादा है। सख्ताई का मतलब है 500 की बजाय 5000 दे दो, और रोज़ाना पकड़े जा रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो रोज़ाना क्यों पकड़े जाते हैं? और सबसे ज़्यादा जो पकड़े जा रहे हैं वो मुख्यमंत्री के ज़िले में पकड़े जा रहे हैं, काफ़ी महकमों के अंदर पकड़े जा रहे हैं, रेवेन्यू में पकड़े जा रहे हैं, एक्साइज टैक्सेशन में पकड़े जा रहे हैं,
IAS अधिकारी पकड़े जा रहे हैं और फिर भी उन लोगों की वापस पोस्टिंग हो जाती है। इसके आपका जो कौशल निगम बनी थी ये, इसके अंदर तो IAS तक के पकड़े गए थे और ये भी पता लगा था कि उनकी तनख्वाहें निकाल रहे थे, नाम फर्जी नाम नोट कर रखे थे। तो ये फर्जीवाड़ा जो है ना, हर महकमे के अंदर फर्जीवाड़ा चल रहा है। इससे लोग बहुत परेशान हैं और ख़ास करके शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर भी बहुत कमजोरी आई है। शिक्षा क्षेत्र में लोगों को विश्वास उठ गया है। जितने भी स्कूल हैं उनमें अब तक आधी पोस्टें जो है ना पूरी नहीं है, आधी खाली पड़ी है। इसी तरीके से कॉलेजों में खाली पड़ी है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूनिवर्सिटी बनाए जा रहे हैं, रोज़ाना बिल्डिंग बन रही है, फैकल्टी वहाँ है नहीं। मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें फैकल्टी नहीं है। और यही कारण है कि हरियाणा प्रदेश के कॉलेजों में पिछली बार 1,06,000 सीटें खाली रही, दाखिले नहीं लोगों ने। इसलिए दाखिले लिए कि प्राइवेट एकेडमी वगैरह वहाँ पढ़ लेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो लेक्चर तो है ही नहीं। जब एक कहीं के साइंस का टीचर नहीं होगा तो वो स्कूल फेल होगा, मैथमेटिक्स का नहीं होगा तो फेल होगा, इंग्लिश का नहीं होगा तो फेल होगा। और धीरे धीरे वहाँ बच्चे कम हो जाएंगे, बच्चे कम हो जाएंगे, स्कूल को बंद कर देंगे। तो इसलिए काफ़ी मर्ज करके काफ़ी सैकड़ों स्कूल जो है इन्होंने बंद किए हैं। किसी भी देश को कमज़ोर करना हो तो ना तो परमाणु बम की ज़रूरत है, ना मिसाइल की ज़रूरत है। उस देश की शिक्षा कमज़ोर कर दो, ताकि उस शिक्षा से ऐसे डॉक्टर बनेंगे जिनके हाथों में मरीज मरेंगे, ऐसे इंजीनियर बनेंगे जिनके हाथों में बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी। तो इस तरह के जो हालात हो जाएंगे। और एक ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए रोज़गार का एक ये जो सैनिक भर्ती है, ये एक बहुत बड़ा रोज़गार के लिए एक विभाग था। उसको भी 4 साल की कर दी, अग्निवीर करके 4 साल का कर दिया। अब 4 साल जो नौकरी करेगा, ट्रेनिंग लेगा, वो मानसिक तौर पर कितना कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि कहीं भी इसको बॉर्डर पर को भेजोगे तो वो सोचेगा मेरे तेरे 3 साल रह गए, तेरे 2 साल रह गए, तेरा 1 साल रह गया। मतलब रोज़ाना वो एक किस्म का उसको आप दिमाग की रोगी बना दोगे उसको। क्या वो नौकरी हो गई है। खैर इससे इसको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इससे सेना भी आपने काफ़ी डिटेल में बताया तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं जिस तरीके से चल रहे हैं। वापस मैं चुनाव के सवाल पे आता हूँ। अगर मैं हिसार लोकसभा की बात करूँ, आपके बेटे हैं गौरव संपत, उन्होंने कहीं ना कहीं आवेदन किया है चुनाव लड़ने के लिए। और उसके बाद अगर मैं विधानसभा की बात करूँ आपके नलवा की, क्योंकि वहाँ से आप विधायक रह चुके हैं, जब पहली बार वो सीट बनी थी 2009 में, तो आपने उस वक्त की अगर मैं बात करूँ यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल की जो पत्नी जसमा देवी, उनका आपने हराया था। तो नलवा में आपकी कैसी तैयारी है और लोकसभा को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, जहाँ तक लोकसभा का है, मैं 2 लोकसभा चुनाव लड़ चुका, जबकि 1 लोकसभा चुनाव तो जीता हुआ था। और मेरे सामने हरियाणा की बहुत बड़ी शख्सियत थी जो चुनाव अपने इस क्षेत्र के अंदर कभी नहीं आ रहा, उनका परिवार निसार चौधरी भजन लाल जी। और भजन लाल जी का और मेरा मुकाबला था। कांग्रेस तो उस टाइम तीसरे नंबर पर थी, बल्कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस 9 सीट जीत रही थी। ये 10वीं सीट पर मुकाबला, जब आप लोकदल में थे? मैं जब लोकदल में था उस टाइम मेरा और चौधरी भजन लाल का मुकाबला था। और उस टाइम पार्टी ने जो है अपने को भी ख़राब कर लिया, डबोलिया मेरा नुकसान करके, मुझे हरा के, और मेरा भी उस टाइम उन्होंने नुकसान कर दिया। और लेकिन उस टाइम मैं बता रहा हूँ आपको, 2009 वाले चुनाव के अंदर गौरव जो है 3-4 दिन नहीं आया, तो मैंने कहा कहाँ है। तो फिर पता लगा कि इसने हाँसी रहना शुरू कर दिया था। वो टूरिज्म का जो अबंडन गेस्ट हाउस पड़ा है वहाँ डेरा डाल लिया, ताकि बौणीखेड़ा, हाँसी और नारनौद तीनों हल्कों को ये कवर करता था। आपस में हमने सिर्फ बांट लिए थे, 3 अपने आप ही 3 हल्के से ले लिए थे। और वहाँ उचाणा के अंदर जो है ना, मैडम ने एक दुकान के ऊपर एक कमरा किराया लेके वो वहाँ रहने लग गए थे। तो इस तरह से पूरी तैयारी के साथ और पूरे जोश के साथ हम लोग लड़ रहे थे, चुनाव जीते हुए थे। तो उस टाइम से जो है ना गौरव पार्लियामेंट का, तो उस टाइम इसको एक्सपीरियंस उस टाइम से हो गया था। और असेंबली का तो बहुत सालों से है, मेरे चुनाव के अंदर हमेशा काफ़ी काम करता है, अगुवाई करता है। तो इसलिए हमने ये सोचा, खुद के भी इसका मन था, और हमने भी कहा कि ठीक है अप्लाई करो, अगर पार्टी ज़रूर समझेगी भाई यूथ को लड़ाना है तो टिकट दे देगी तो शानदार तरीके से लड़ेंगे भी और चुनाव को जीतेंगे भी। नहीं देंगे तो जो भी कैंडिडेट आएगा उसकी मदद करेंगे। तो नलवा का जैसे मेरा सवाल था इसके बाद, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार जो आपके साथ गड़बड़ हुई, और मैंने पहले भी आपसे बातचीत की थी इंटरव्यू में, तो जैसा मैंने कहा था और आपने भी माना
कि वो एक बड़ी राजनीतिक भूल कह सकते हैं उसको कि आपने चुनाव ही नहीं लड़ा। ठीक है, वहाँ से टिकट कटी बीजेपी से, लेकिन आपने चुनाव ही नहीं लड़ा, आप घर बैठ गए थे। बाई चांस प्रोफेसर साहब इस बार भी अगर ऐसा हो जाता है, बाई चांस, हालांकि आप आश्वस्त हैं, तो फिर प्रोफेसर साहब क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक चांस की बात है, मुझे तो चांस इस बार 1% भी नहीं लगता। क्योंकि राजनीति और क्रिकेट क्योंकि में कब क्या हो जाए? नहीं, कब क्या हो जाए ये कुछ नहीं कह सकते आप। कई बार मौक़ों की बात भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं आपकी बात। लेकिन मैंने चुनाव, फिर कोई चुनाव नहीं लड़ना है। हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे मैं लड़ो चाहे गौरव लड़ो, टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। टिकट के बिना चुनाव जान हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अब बहुत हो लिया है। इस तरीके से मान लो कोई फिर भी कोई चोट मारने की कोशिश करेगा, तो फिर हमको ज़रूरी थोड़ी राजनीति करनी है हमने। अगर ज़रूरत नहीं है पार्टी को मान लो हमारी, तो कोई ज़रूरत नहीं, राजनीति सारी उम्र ही करनी पड़ेगी। अपना बच्चे अपना काम धंधा करेंगे, मैं भी रिटायर्ड लाइफ, सोशल लाइफ को व्यतीत करूँगा। लेकिन चुनाव जो है ना, पिछली बार ठीक है मेरी भूल हुई थी, चुनाव लड़ना चाहिए था मुझे, चाहे मैं आज़ाद लड़ता तो ये आराम से जीत सकता था। लेकिन इस बार मैं अभी चुनाव की मेरी कोई इच्छा नहीं है आगे चुनाव लड़ने की, पर सिर्फ एक असेंबली का चुनाव, यही चुनाव लड़ना है। और मैं सोचता हूँ कि मेरे लाइफ का मैं ये आखिरी चुनाव मानता हूँ घर को, ताकि लोगों की सेवा कर सकें। 10 साल से लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। और फिर मेरे जैसे आदमी को भी मान लो, इतने सीनियर आदमी को, मेरे साथ बना हुआ एमएलए आज कोई नहीं है। सबसे सीनियर आज के दिन मैं हूँ। कोई एमएलए ऐसा नहीं है जो कि घूम रहा हो, फिर रहा हो और उस टाइम का एमएलए बना हुआ हो। या फिर एक इन हालतों में ओम प्रकाश चौटाला जी, 82 में आप शायद पहले, मैं एमएलए बन गया 82 में, आज़ाद बना था। दूसरे चुनाव में आप एमएलए बन गए। 82 में दूसरा चुनाव हुआ था। पहला बाई इलेक्शन था 80 में, दूसरा चुनाव 82 में हुआ था। और 82 में देवीलाल की जो सीट खाली हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो वहाँ क्या हुआ था कि पार्टी ने टिकट काट दी थी, दूसरे को दे दी थी। तो मैं आज़ाद चुनाव लड़ा और आज़ाद बन के गया था और चौ देवलाल के साथ रहा। वो पहला चांस है जिसमें आदमी आज़ाद जीत के, और जिस पार्टी को ज़रूरत है सरकार बनाने की, उसमें न जाके विरोधी पार्टी के साथ रहना, ये मैंने एक एग्जाम्पल स्थापित किया था उस टाइम का। एक प्रोफेसर साहब, मेरा थोड़ा सा हटके सवाल है, जो मेरे पास जानकारी थी कि कुछ दिन पहले इस तरह की चर्चाएं भी थी कि हम उस पार्टी की बात करें, पुरानी पार्टी की, और जैसा आपने कहा कि हरियाणा के वरिष्ठ नेता, दो ऐसे बड़े नेता जो घर वापसी कर सकते हैं, उनमें एक प्रोफेसर संपत सिंह और दूसरे रामपाल माजरा, कि ये दोनों बड़े नेता जो हैं वो वापस इनेलो में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं चली थी। ऐसा अब पता नहीं कहाँ से उड़ी होगी, हमें तो मालूम नहीं। लेकिन हमारे सामने कोई जिक्र नहीं, ना हमने कभी ऐसा मन बढ़ाया, ना हमारे सामने किसी ने कोई बात की, कोई बात इस सिलसिले में नहीं हुई। जैसे अभय सिंह से बात भी हुई थी टेलीफोन पर, उन्होंने अपने पोते के जन्मदिन पर बुलाया भी था वहाँ। और चौटाला जी भी पिछले दिनों में मिले थे मुझे यहाँ एक शोक सभा में, और वैसे भी उस दिन मैं गया था तब वहाँ भी मिले थे। ना तो उन्होंने कभी जिक्र किया, ना मैंने या मेरे परिवार ने कोई ऐसा कोई जिक्र किया। ये वैसे ही कोई अफवाह कोई उड़ी होगी खैर, लेकिन कोई ऐसा चर्चा नहीं है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह, जिन्होंने साफ साफ और बिल्कुल बेबाक तरीके से, जो हमेशा ये करते हैं, अपने मन की बात बताई। और जैसा हम चुनाव के अगर हम संदर्भ में बात करें, तो कांग्रेस पार्टी इन्होंने ये भी माना कि पिछली बार जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी की जिस तरीके की लहर, जिस तरीके के नारे जो दिए गए थे, वो नेता भी अंडर एस्टिमेट हुए थे कहीं ना कहीं, और लोगों में कहीं उसका असर हुआ था। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से तैयार है, और बीजेपी का जो है इस सरकार का डटकर मुकाबला करने के लिए ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच जा रहे हैं, और कह रहे जनता ने भी इस पर मन बनाया है। लेकिन आपको क्या लगता है, जो जिनके सवाल थे, जो मैंने इनसे पूछा, हम चाहे सिरसा लोकसभा की बात करें क्योंकि वहाँ के प्रभारी हैं कांग्रेस के लोकसभा के, और चाहे हिसार की बात करें, या फिर इनके गृह विधानसभा की मैं बात करूँ नलवा की, उसको लेकर तमाम की तमाम बातें, और आपको क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है, आप भी कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर दें।